नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएचडी पीएचडी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे जा फरवरी में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। जिसमें हमने सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको हमने लिया है, और उसके बाद फिर अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से इसका वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण है, अब कौन से वाला है यहाँ पर, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो कौन सा है, जन्मजात तथा अर्जित। तो मनोवैज्ञानिक जो इन्होंने अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण किया था, ये जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा के आधार पर किया था। और जन्मजात अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरक चयन को रखा गया है जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद रहते हैं, जैसे नींद है और भूख है, प्यास है, तो ये सारे क्या जन्मजात होते हैं, भगवान की देन कह सकते हैं आप ये। और अर्जित अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा गया है जिन्हें व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है, जैसे कोई उपलब्धि हो गया, सत्ता है, चिंता है, अनुमोदन है, तो ये बाद में प्राप्त करता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बच्चे के जन्म होते ही उसके साथ होती है, तो यही है जन्म और अर्जित। इसके बाद है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसा हो सकता है, तो ये सभी हो सकता है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नए अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। और जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने सीखने के 3 स्थानांतरण बताए थे जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। मतलब जरूरी नहीं आप जो काम शुरू करें वो सही हो जाए, वो गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर माने गए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा मत अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, मनोविश्लेषणवाद, संबंधवाद, व्यवहारवाद या गैस्ट्रोलटवाद। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अब गैस्ट्रोलटवादी से आप समझ सकते हैं तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इनका था ये अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, तो इनके द्वारा दिया गया था ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन और क्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं बल्कि उद्दीपनों के बीच संबंधों की अचानक समझने में होता है। तो अंतर्दृष्टि सोच का सिद्धांत आप याद रख सकते हैं, गैस्ट्रोलटवादी जो थे इनका था ये। नेक्स्ट आ जाता है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था, तो ये विलियम जेम्स है, एबिंगहॉस है, स्किनर है या बार्टले है। तो निरर्थक जो शब्द है इनका प्रयोग किया था, तो ये मानने वाले थे यहाँ पर एबिंगहॉस, तो इन्होंने किया था निरर्थक शब्दों का प्रयोग। नेक्स्ट आ जाता है सीखने के नियम, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर, किन के थे सीखने के नियम। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो ये जो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने बताए थे 3 मुख्य और 5 गौण नियम, तो जिसमें सीखने का मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम था। और सीखने के सहायक नियम मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये आपके 5 गुण थे, 3 मुख्य और 5 गुण, ये इनके नियम थे। इसके बाद है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या ये सभी है। तो सीखना क्या है और सीखना चाहिए यहाँ पर इन सभी को ही माना गया है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है इसमें सीखने का महत्वपूर्ण एक विषय है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक महत्वपूर्ण विषय है कि यह अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो ये सभी आ जाएंगे इसमें, व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आ जाता है शारीरिक वृद्धि और विकास, इनको तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता क्या कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को। तो क्या कहा गया इनको, अभिवृद्धि।
नेक्स्ट आ जाता है चिंतन समज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन है, चिंतन समज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। तो जॉन डीवी, क्रूज, गिलफोर्ड या रोस, किन का है? तो यहाँ पर जो ये कथन जो है ये रोस इनका माना गया है। जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं, ये चिंतन समज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा बाल जो मनोविज्ञान है, इसके आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा सबसे उत्तम है? अब सबसे उत्तम की बात करें तो ऑप्शन डी वाला है कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है और जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे बालक का अध्ययन इस तथ्य पर जोर देकर किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक जो बच्चा है उसमें कुछ न कुछ गुण जरूर होते हैं, चाहे हो कोई सा भी, लेकिन अपने आप में एक विशिष्ट माना गया क्योंकि एक खास गुण होता है सभी बच्चों में। किसी में वो ज़्यादा हो सकता है, किसी में थोड़ा हो सकता है। इसके बाद है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। अच्छा शिक्षक बालक विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है कौन सा है? तो बालक जो ऐसे मान गए हैं। पहले जो शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान होती थी। बालक को खाली बर्तन के समान समझा जाता था, जिसे ज्ञान से बढ़ना शिक्षा का मुख्य कर्तव्य था। किंतु बाल मनोविज्ञान ने इस दृष्टि में आमूल परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित कर दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। पुनः शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या ये सभी। अच्छी स्मृति तो कौन सी है? ये सारे गुण होते हैं उसके अंदर। तो स्मरण शक्ति तेज होती है, जो एक बात उसने सुन ली, याद कर ली, वो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। शब्द भंडार बहुत तेज होता है इस बच्चों का। अगला क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। क्रोध और भय, स्नेह, प्रेम, उत्तेजना भाव में उथल पुथल या कोई सभी नहीं। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है कौन सा? ऑप्शन सी वाला, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो संवेग जो है प्राणी की एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा का एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। और वुडवर्थ इनकी परिभाषा भी आती है एग्जाम में, तो इनके परिभाषा कह सकते हैं आप, या इनका कथन था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो संवेग क्या एक आत्मनिष्ठ भावना है, इसलिए संवेग अनुभव एवं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। आधुनिक जो मनोविज्ञान है इन्होंने मूल संवेगों को पहचानने का प्रयास किया था और देखा था कि कम से कम जो 6 संवेग हैं वो सब जगह अनुभव किए जाते हैं और पहचाने जाते हैं, जिसमें क्रोध, विरुचि, भय, प्रसन्नता, दुख और आश्चर्य। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौशल सीखने की पहली अवस्था। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है तो कौन सी है? अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक, स्पीरमैन, जेपी गिलफोर्ड या बीने साइमन ने। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग तो ये बीने साइमन जो है इन्होंने किया था। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है और इस प्रत्यय का प्रतिपादन बीन और साइमन के द्वारा किया गया था। इन्होंने ये जो बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला भी बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 वाला। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। मोंटेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन या ये सभी है। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये सभी जो है इसमें मानी गई है और अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये विद्या दी थी। तो ये जो है यहाँ पर ये जो शिक्षण विद्या जो है इनके प्रतिपादक और जो साथ में विद्या की इनके द्वारा दी गई है वो है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये मोंटेसरी विधि है तो मारिया मोंटेसरी जो इनकी थी। ये किंडरगार्टन विधि फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल जो इनकी थी। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक की है। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट की है। प्रेटन विधि पेस्टालॉजी की है। खोज विधि की बात करें तो ह्यूरिस्टिक विधि अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इनकी थी।
प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी जो किलपैट्रिक है इनकी है। वैज्ञानिक विधि ये गुडवार्स केट्स इनकी है। समस्या समाधान विधि सुकरात की है। सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट की है। मूल्यांकन विधि जे.एम. राइट्स की है। और समस्या समाधान विधि आ जाती है सुकरात की, से ऐसे समस्या से ऐसे सुकरात, ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं आप इसको। और इकाई उपागम H.C. मॉरिसन की है। विनेटिका विधि कार्लटन वासबर्न इनकी है। डेक्रोली विधि या डेक्रोली इनके नाम पर ही थी, इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। ब्रेल पत्ती ये लुई ब्रेल जो इनकी थी, जो अंधे जो होते हैं उनके लिए है। प्रक्रिया विधि केमेनियस इनकी है। बेसिक शिक्षा पत्ती महात्मा गांधी की थी। समाजविधि विधि एल मोरेनो की है। आगमन विधि अरस्तु की है। ऐसे आगमन ऐसे अरस्तु, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। निगमन विधि अरस्तु, इसमें पहले नियम होते थे, बाद में उदाहरण निगमन विधि में, और इसका विपरीत आगमन विधि थी। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट जो है इनकी है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की है। संवाद विधि प्लेटो की है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि ये बी.एफ. स्किनर की है। सांख्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, तो ये जो यहाँ पर ये नॉर्मल ए क्राउंडर तो इनकी है। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट की है। वोटिविया विधि जॉन कनेडी की है। ओविड विधि प्रोफेसर जो डेक्रोली है इनकी है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण विधियां हैं, और साथ में जो इनके प्रतिपादक करता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन तो आपको देखने को जो एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर बाल विकास। इसमें प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था में किशोरावस्था का अध्ययन होता है, या इन सभी पर होता है बाल विकास में। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर जो इन सभी पर ही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन है, या ये सभी है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है कौन से वाला है, तो यहाँ पर जो है इन सभी को इसमें माना गया है कि विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, तो ये सारे हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, ये सिद्धांत है लेमार्क, डार्विन, हैरिसन या मैकडूगल का। तो किन का है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, तो ये डार्विन जो है इनका माना गया है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है बीने साइमन परीक्षण। ये मापन किया है सामान्य बुद्धि, विशिष्ट अभिवृत्ति, अभिक्षमता का, बीने साइमन परीक्षण। अब इसमें देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, तो विशिष्ट जो बुद्धि है इसका यहाँ पर ये माना गया है। तो ये जो बीने साइमन जो है सन 1905 में बिनेट ने साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि मापनी अर्थात बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का नाम दिया गया। और ये बुद्धि परीक्षण 3 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए प्रयोग में आया था। इस परीक्षण में सरलता से कठिनता के क्रम में 30 पदों का प्रयोग किया गया था, और इस परीक्षण से व्यक्तियों के बुद्धि के स्तरों का पता लगाया जा सकता है। और इस परीक्षण की सहायता से मंद बुद्धि जो बालक हैं उनको 3 समूह में बांटा गया था, जिसमें जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि और जो मोड़ बुद्धि, ये 3 प्रकार के जो बच्चे हैं बालक इसमें रखे गए थे। नेक्स्ट आ जाता है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, या फिर ये सभी। तो क्या है इसमें? अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो है इन सभी को ही माना गया है। अब संवेगात्मक विकास जो इससे मतलब है कि बालकों में विभिन्न तरह के संवेग का विकास कैसे होता है, किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन है हरलोक, मैकडूगल, टिपिनन या रोज का। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला है, तो विलियम मैकडूगल जो है यहाँ पर ये इनका है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या समायोजन है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? उपयुक्त अर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें व्यवहार में जो परिमार्जन, तो इसको माना गया है। सीखना क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन होता है। नेक्स्ट आ जाता है वाणी दोष नहीं है।
ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। वाणी दोष नहीं है, कौन सा? ऑप्शन बी वाला, धीमी या तेज गति से बोलना। बल्कि और ये सारे यहाँ पर इसमें कारण हो सकते हैं। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, और अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या ये सभी। तो इसमें जो किसे माना गया है? ऑप्शन सी को, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्य के वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं है, कौन से वाला? ऑप्शन बी वाला, येन केन प्रकार धन अर्जन का मूल्य। तो ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा है? और यह माना गया है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। व्यक्तित्व क्या है? एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही पक्ष आ जाएंगे, और यह पूर्णतः न तो शारीरिक है और न ही मानसिक, बल्कि इन दोनों पक्षों का मिश्रण है। इसके बाद है आत्म केंद्रित व्यक्ति, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहुमुखी या सामाजिक निर्भर है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। अब आत्म केंद्रित क्या है? तो इसमें अगर हम देखें तो मतलब अंतर्मुखी, तो आत्म मतलब आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं और इनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आत्म केंद्रित और एक ये बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो होते हैं। तो जो ये अंतर्मुखी जो होते हैं ये दूसरे से ज़्यादा मतलब इनकी मित्रता बहुत ही कम होती है, और बहिर्मुखी ये मित्रता ज़्यादा रखते हैं, दूसरों के साथ घुलते मिलते ज़्यादा हैं। तो ऐसे जाए दो यहाँ पर माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है अपने ऊर्जा बल, लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार। ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार ज्ञानात्मक, कलात्मक, बहिर्मुखी या धार्मिक व्यक्तित्व होता है। तो ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कौन सा होता है? और कलात्मक, तो ये जो है यहाँ पर इसमें कलात्मक नहीं, इसमें तो बहिर्मुखी, तो यहाँ पर जो है इसमें ये आ जाएगा बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी जो है यहाँ पर इसमें शीर्षक रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसके भाग्य पर उसे छोड़ देंगे। अगर 4 साल का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो क्या कर सकते हैं आप? तो स्वयं जो है उसके परामर्शदाता के रूप में काम करेंगे। इसके बाद आ जाता है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन, अनुकरण, अतिरिक्त शक्ति का या परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन से वाला? ये वाला, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो ये वाला जो है इसमें नहीं है। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद से फिर हमारे जो आपका अन्य जो सब्जेक्ट है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, और जिसमें हिंदी ग्रामर जो है आ जाएंगे। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन है कोमलता से। कोमलता जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ये एक जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो इसमें देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो कोमलता जो है ये भाववाचक जो संज्ञा है इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद है स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक या फिर योग। तो स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द, तो यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो क्या कहलाएंगे? यौगिक। अब
एक होते हैं वाक्य के आधार पर शब्द के भेद और एक होते हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो यहाँ पर जो हम रचना के आधार पर जो है ये देख रहे हैं, तो रचना जो है, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब जो रूढ़ है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे नाक, कान, पीला, पर, झट आदि। इन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे यहाँ पर भी दिए गए हैं नाक, कान, पीला, पर, झट आदि। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जैसे नाक है, नाक में ना और का, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये तो हो गए रूढ़ शब्द। और दूसरे होते हैं यौगिक, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे डाकघर, डाक और घर, पीलापन, पीला और पन, देशवासी, देश और वासी। मतलब दो खंड है, दो टुकड़े हैं, दोनों का मतलब है। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो और जिनके प्रत्येक खंड या कोई अर्थ हो उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। तीसरा जाता है योग रूढ़ शब्द। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों और एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे लंबोदर है, लंब प्लस में उदर। लंबोदर किसे कह देते हैं? बड़े पेट वाला था, जो गणेश जी उनके लिए प्रयोग में आता है। दशानन है, जैसे 10 आनंद, 10 है मुख जिनके, अर्थात रावण जो उनके लिए प्रयोग में आता है। पंकज, पंख प्लस में जाता है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो कमल जो उनके लिए प्रयोग में आता है। तो जैसे हम ये जो आपका बहुब्रीहि जो समास है, बहुब्रीहि, तो जैसे बहुब्रीहि समास होता है तो सेम है यहाँ पर, ये भी सेम वैसे ही काम करता है। तो इस प्रकार से ये रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है पर विभक्ति निम्न में से किस कारण के लिए प्रयुक्त होता है? संप्रदान, संबंध, अपादान या आदि कारण के लिए। पर व्यक्ति किस कारण के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए आदिकरण में पर। तो ये में पर जो है इसके चिन्ह होते हैं। तो यह है विभक्ति चिन्ह। इसके बाद है निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? खाना, रोना, पहुंच गया या कोई सा भी नहीं। तो कौन से वाला है यहाँ पर? ये वाला, पहुंच गया। नेक्स्ट है थोड़ी देर से नष्ट हो जाने वाले को संक्षिप्त में क्या कहेंगे? थोड़ी देर से है नष्ट हो जाने वाला या थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला। क्षणभंगुर, अकिंचन, अनश्वर या अपरिमेय, क्या कहा जाएगा? थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला। तो क्या कहा जाता है उसे? क्षणभंगुर, जो कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाता है, जैसे पानी का बुलबुला होता है। इसके बाद है देह। नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय क्या, जो शब्द के बाद में लगेंगे और उपसर्ग शुरू में। तो देह में तव्य, यथ, ति या उ किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो दा धातु है यहाँ पर ये, और यथ जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर इसको गुण हो जाता है, तो दे या फिर रूप ये बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रवर्तस पति का या आगमिष्यति पति का, क्या कहा जाएगा? जिसका स्त्री, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो क्या कहा जाता है उसे? आगमिष्यत पति का। इसके बाद है वह प्रार्थना पत्र लिख कर चला गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, चला, लिख कर, गया या कोई सा भी नहीं। तो प्रार्थना पत्र लिख कर चला गया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है ये वाला, लिख कर। कर वाला आपको देखने को इसमें देखने को मिलेगा। लिख कर, पढ़कर, खाकर, ये होते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद है एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो वे कहलाते हैं व्यंजन स्वर, संयुक्त अक्षर या कोई से भी नहीं। तो एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोलकर लिखे जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे? तो ये कहलाएंगे संयुक्त अक्षर। जैसे क्षाल लगा लो आप, क्षा सुक्ति है, ये भी का और सा इनके मिलने से बनता है, का और सा की। और तरा है, जैसे त और रा इनके मिलने से बनता है,
सरा है जैसे स और रा इनके मिलने से बनता है। ज है जैसे ज और या इनके मिलने से बनता है। तो ये हो गए संयुक्त अक्षर। इसके बाद है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, तालु, मूर्धा या कंठ है। तो कौन सा है इसका उच्चारण स्थान? वकारस्य दंतोष्ठम। व जो है ये दांत और ओठ से बोला जाता है। ई च्वर्ग और यास, इच नाम तालु होता है, इच वर्ग यास है तालु, और री ट्वर्ग र और सा इनका ये मूर्धा से बोले जाते हैं। अ क ह और विसर्ग है, कोई भी से जन्म कंठ है तो इनका उच्चारण कंठ से होता है, गले से हमारे। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां। पाठ्य पुस्तकों की समस्या, पाठ्यक्रम में रोचकता संबंधी समस्या, हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी अध्यापक की समस्या, या ये सभी है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं। अब चुनौतियां जो है यहाँ पर कौन से वाली हैं? तो ये सभी सभी है इसमें। इसके बाद आ जाता है उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। तो ये प्रश्न बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया का अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें रहेगा ये वाला, बाहर की दुनिया और कक्षा से जोड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना और प्रयोग करवाना, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो उद्देश्य कौन सा है उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो इसका जो उद्देश्य जो है ये ऑप्शन 4 में दिया गया है, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। नेक्स्ट है कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सबसे अधिक महत्व देंगे? रहस्य रोमांच, परिकथा, पशु पक्षी या राजा रानी की कहानी को। तो 8वीं कक्षा वालों के लिए साहित्य का चयन करते समय तो इसमें देखें तो यहाँ पर रहेगा रहस्य और रोमांच से। नेक्स्ट आ जाता है भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, नियमबद्ध, सरल, तार्किक या फिर जटिल। तो कौन सी है? तो ये माना गया है नियमबद्ध। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो इस वाक्य की जो अशुद्धि जो है वो आपने बतानी है। तो अशुद्धि इसकी आपने स्पष्ट करनी है। संस्कृत के शब्दों का यहाँ पर इसमें जो है प्रयोग हुआ है, और विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई भी अशुद्धि नहीं है। तो अशुद्धि बतानी है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम अशुद्धि की बात करें तो ऑप्शन जो है कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा। इसमें सजा और दंड इन दोनों का प्रयोग हुआ है, बात दोनों की एक ही होती है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। मेरे को किताब खरीदनी है, मैंने किताब खरीदनी है, मुझको किताब खरीदना है, मुझे किताब खरीदनी है। सही है इसमें, सही कौन से वाला है? तो यही है, मुझे किताब खरीदनी है। तो इसमें बाकी और जो सारे जो है यहाँ पर इनमें सर्वनाम और लिंग संबंधी गलतियां हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प बताइए जो इसमें शुद्ध हो। अब शुद्ध कौन से वाला है इसमें? मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। सही कौन सा है? सही कौन सा है? यही वाला सही है, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। तो कारक के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य में सबसे अच्छा विकल्प है। अब इसमें एक सही है, कौन से वाला सही है इसमें? तो इसमें अगर हम सही देखें तो यही वाला सही है, वह दिल्ली अवश्य आएगा। जबकि अन्य में अवश्य ही अव्यय संबंधी गलती है। दिल्ली अवश्य आएगा पदक्रम संबंधी है, और यह सर्वनाम संबंधी है। इसके बाद है वह महिला बहुत विद्वान है। किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें? तो अशुद्धि की बात करें तो इसमें कौन सी है? विद्वान है। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, लिंग संबंधी, क्योंकि विद्वान का क्या होता है? विदुषी। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य को बताइए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप हमसे सुनेंगे, मैंने एक नाटक अनुवाद किया। तो सही है। अब सही कौन से वाला है इसमें? यही है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौन से हिस्से में त्रुटि है? हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, तो कौन से में है गलती? तो गलती कौन से वाले पार्ट में है? इसी में ही है, बी वाले में, हर युग से। तो से की जगह क्या होना चाहिए था? में, हर युग में। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से एक सही विकल्प बताइए। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम किए। बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो सही है। अब सही कौन से वाला है इसमें? तो यही सही है, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में सही वाक्य बताइए। अब इसमें एक सही बताना है आपने, कौन सा है? तो सही देखिए तो कौन सा है? यही सही है इसमें। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, बल्कि और जो सारे हैं ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न विकल्पों में से एक सही है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे। मतलब सही है, एक कौन सा वाला है? तो यही है इसमें बस, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे। इसके बाद हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य बताइए। अब सही वाक्य कौन सा है इसमें? हिंदी वर्तनी के आधार पर, हिंदी वर्तनी के आधार पर इसमें एक सही है, यही सही है, ऑप्शन ए वाला। तुम इसके दाम देते जाओ। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध कौन सा है? तो यही शुद्ध है इसमें, ऑप्शन ए वाला। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न वाक्य में एक व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अब गलत है इसमें, और गलत यहाँ पर कौन सा है? इसमें देखिए तो यही गलत है, ऑप्शन सी वाला। स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, क्योंकि सही क्या होना चाहिए था? स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? अब गलती है यहाँ पर, कौन से भाग में है? तो ये जो ऑप्शन बी में आया है, उसके दोष के प्रति श्रद्धा, इसी में ही है त्रुटि, क्योंकि देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। सही करना है इसमें, कौन से वाला सही है? यही सही है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।